गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टार्ट कर दिया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था इसने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में यानी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर शुरू कर दिया था। तो अब हम उसी के आगे ही पढ़ेंगे कि इसका क्या रीज़न था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे। कल हमने देखा कि जो होम गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, ये दो तरह के कोर्ट होते थे इंग्लैंड की होम गवर्नमेंट में। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो एनुअली इलेक्ट किए जाते थे और कंपनी के सारे अफेयर्स यानी जितने भी कामकाज थे उनको व्यवहारिक रूप से मैनेज करते थे। और जो 3 प्रेसिडेंसी के बारे में बताया था वो भी इंडिपेंडेंट थे। तो आगे हम देखते हैं, द फॉलोइंग कंडीशन इन्वाइटेड द पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन इन द कंपनीज अफेयर्स। अब जो आगे जो कंडीशन दी है यानी आगे जो हम पढ़ेंगे, इन शर्तों ने क्या किया था, जो पार्लियामेंट्री है उसने इंटरफेयर कंपनी के कामों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसने इंटरफेयर करना शुरू किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए टेरिटोरियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी व्हेन इट एक्वायर्ड ए वाइड डोमिनियन इन इंडिया एंड आल्सो द दीवानी राइट्स। कब बन गई थी, जब उसने भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है, यानी बहुत बड़े भाग पर अपना दीवानी राइट्स बनाया। इट्स अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट ओनली करप्ट बट नोटोरियस। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, यानी काम करने का जो तरीका था बहुत ही करप्ट यानी भ्रष्ट था और बहुत कुख्यात था। कुख्यात यानी अनफेमस जो लोग होते हैं, यानी एक होता है कि फेमस होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, एक होते हैं काम करते हैं लेकिन वो भी उनको नोटोरियस बोलते हैं, जिसे हम कुख्यात बोलते हैं। व्हेन द कंपनी वॉज इन फाइनेंशियल ट्रबल इट्स सर्वेंट वर एफ्लुएंट। अब देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था कि जो कंपनी थी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी, है ना, वो फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ी हुई थी। लेकिन इसके जो सर्वेंट थे बहुत एफ्लुएंट थे। एफ्लुएंट मतलब बहुत संपन्न थे, यानी उनके पास अच्छा खासा पैसा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कंपनी की ऐसी हालत क्यों हुई। अब देखिए, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में काम करने वाले लोग जब उसमें भ्रष्टाचार करेंगे यानी करप्शन करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ खाली होती जाएगी। ऐसे ही कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, करप्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो जब हम कहीं करप्शन होता है तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से कर्जे में डूब गई। डिजास्टर फेमाइन विच ब्रोक आउट इन बंगाल। और 1770 में जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसने भी एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसानों की स्थिति को बहुत प्रभावित किया। इससे क्या परिणाम निकला, जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जब लोगों के पास खेती नहीं होगी तो वो लगान या बाकी टैक्सेस कैसे देंगे। तो इन 1773 कंपनी अप्रोचेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इमीडिएट लोन। 1773 में कंपनी कहाँ पहुँच गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, किस लिए, लोन मांगने के लिए। इट वॉज अंडर दी सर्कमस्टांसिस दैट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड रिजॉल्व टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसने कंपनी के कामों को अपने अंडर में ले लिया, यानी उसके कंपनी के कामों को खुद ही वो रिजॉल्व करने लगी, देखभाल करने लगी, यानी कि ये काम कैसे चला जाए, यानी उसमें इंटरफेयर ने शुरू कर दिया। उस समय जो लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट की, यानी एक चयन समिति को नियुक्त किया और उसमें क्या था, एक रिपोर्ट सबमिटेड करने के लिए कहा। और जो ये सिलेक्ट कमेटी थी उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविज़न्स थे वो देखेंगे।
कि द रेगुलेटिंग एक्ट रिफॉर्म द कंपनी गवर्नमेंट एट होम एंड इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट था वो कंपनी के रिफॉर्म के लिए था, यानी कंपनी की जो हालत थी उसको सुधारने के लिए था, कि भारत में जो कंपनी की हालत है वो बहुत ही कैसी थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उसको सुधारने के लिए ही ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। तो उसके मेन प्रोविज़न कौन कौन से थे? फर्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 year to 4 years. 1/4 of them were to retire every year and the retiring directors were not eligible for re-election. इसके जो मेंबर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1 से 4 ईयर तक, यानी 1 साल से 4 साल तक था, लेकिन हर 4 साल में इनको रिटायर कर दिया जाता था। और जो ये डायरेक्टर्स रिटायर हो जाते थे उनको री इलेक्शन यानी दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज स्टाइल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस वॉज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब द गवर्नर ऑफ बंगाल उसने क्या किया, एक गवर्नर फोर्ट विलियम में गवर्नर जनरल को चूज़ किया, जिसका टेनर यानी जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 5 years था, यानी बंगाल के लिए गवर्नर जनरल को चुना गया, यानी फोर्ट विलियम के लिए गवर्नर जनरल को चुना गया। काउंसिल ऑफ 4 members वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। अब देखिए, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए यानी उसकी हेल्प के लिए काउंसिल से 4 members को अपॉइंट किया गया। द गवर्नमेंट वॉज टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। और जो गवर्नमेंट थी वो किसके अकॉर्डिंग चलनी थी, जहाँ पर जो मेजॉरिटी है यानी जितना बहुमत है उन लोगों के डिसीजन के हिसाब से। अब द गवर्नर जनरल हैड ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ, अब गवर्नर जनरल जो था उनके पास इस बात के लिए भी राइट था कि अगर कोई टाई होने की स्थिति होती है, टाई होने के लिए मतलब अगर टाई का मतलब क्या होता है, जब विरोध होता है ना, कि जब कोई एक बात नहीं मानी जाती है तो उसके पास ये अधिकार था कि गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी, कि वो वोट के द्वारा यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी बात ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास वो पावर थी कि बाकी प्रेसिडेंसी से ओवर यानी बाकी प्रेसिडेंसी थी उससे ज़्यादा पावर थी गवर्नर जनरल के पास, किस मामले में, वार एंड पीस यानी शांति और युद्ध के मामले में, यानी गवर्नर जनरल है वो पावर उनसे प्रेसिडेंसी से ज़्यादा थी। अब प्रोविज़न वाज मेड इन द एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 3 जूनियर जजेस। इस एक्ट में एक प्रोविज़न किया गया जिसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जूनियर जजेस को कंसिस्ट किया गया। इट वॉज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और ये जो था वो गवर्नर जनरल से इंडिपेंडेंट थे। 1774 में क्या हुआ, रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। अब देखिए इस एक्ट में क्या प्रिवेंट किया गया था कि द सर्वेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल, चाहे कंपनी के कोई सर्वेंट हो या गवर्नर जनरल हो या काउंसिल के मेंबर हो, जज हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो, यानी जो किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो या कोई भी छोटी पोस्ट पर है, वो किसी भी तरह के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिफ्ट नहीं ले सकते और ना ही कोई कैश ले सकते हैं। इस बात पर इन्होंने पाबंदी लगा दी गई। तो ये सारे इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये सारे प्रोविज़न्स लिए गए थे। अब नेक्स्ट है कि इस एक्ट के क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए, यानी इस एक्ट के क्या गुण थे और क्या अवगुण थे। द सिग्निफिकेंस of the regulating is that it brought the affairs of the company under the control of parliament। यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसने कंपनी के सभी कामों को पार्लियामेंट के अंदर ला दिया, यानी जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसके अंदर लाकर रख दिया इस एक्ट ने। बिसाइड्स, इसके अलावा इट प्रूव दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड वॉज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसने भारतीयों के कल्याण के लिए भी कुछ सोचा।
यानी वो भारतीय लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर हुई। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस एक्ट इज़ that it put an end to the arbitrary rule of the company and provided a framework for all the future enactments related to the governing of India। सबसे बड़ा जो इसका जो मेरिट था, यानी सबसे बड़ा जो गुण या सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ था उस एक्ट का, वो ये था कि जो कंपनी अपने मन माना करती थी, यानी मन माने रूल बनाती थी, वो अबॉलिश कर दिए गए, यानी वो ख़त्म कर दिए गए। और एक फ्रेमवर्क यानी एक रूपरेखा बनाई कि गवर्निंग ऑफ इंडिया यानी देश को चलाने के लिए, है ना, कि भविष्य में देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए भी बहुत से अधिनियम यानी एक्ट बनाए गए फ्यूचर के लिए। यानी एक तरह से अच्छा ही था कि लोगों की दशा के बारे में सोचा जाए। अब जो मेन डिफेक्ट था इस एक्ट का वो था कि जो गवर्नर जनरल था वो पावरलेस हो गई थी, यानी यहाँ के गवर्नर जनरल को शक्तिहीन बना दिया था, क्योंकि जो द काउंसिल विच वाज गिवन सुप्रीम पावर, यानी जिस काउंसिल को सुप्रीम पावर मिली हुई थी वो क्या करती थी, ऑफन क्रिएटेड डेडलॉक्स बाय ओवर रूलिंग हिज डिसीजन। क्योंकि ये जो परिषद थी डेडलॉक्स यानी रुकावटें पैदा करती थी इसके रूलिंग में, इसके डिसीज़न में, यानी इसके डिसीज़न पर वो खुद निर्णय लेती थी और ओवर रूल करती थी। हाउएवर मैनी ऑफ दीज डिफेक्ट्स वर रेक्टिफाइड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसमें कुछ सुधार भी किए गए। ठीक है, ये जितने भी डिफेक्ट्स थे उनमें सुधार किए गए। अब हम आगे देखते हैं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो विस्तारवादी नीति थी वो कैसी थी। उसकी जो विस्तारवादी नीति को हम उसमें रोहिला वार से हम जान सकते हैं कि किस तरह से जब रोहिला वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा और द सैक्लो मैसूर वार था, उसमें उसकी हम विस्तारवाद नीति को देख सकते हैं। विस्तारवाद नीति क्या होती है कि वो किस तरह से अपने एरियाज़ को वाइड करना चाहता है, अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है। तो रोहिला वार 1774 में हुआ था। इसमें क्या था, रोहिलखंड वॉज ए स्मॉल किंगडम सिचुएटेड इन बिटवीन अवध एंड मराठाज। रोहिलखंड एक छोटा सा राज्य था जो अवध और मराठाओं के बीच बसा हुआ था। इसका जो रूलर था, इसका जो शासक था वो था हाफिज़ रहमत अली खान। उसने एक कंक्लूज़न निकाला कि डिफेंसिव ट्रीटी की 1772 में। डिफेंसिव ट्रीटी क्या होती है, अपनी सुरक्षा के लिए एक संधि की, किसके साथ की, अवध के नवाब के साथ। क्यों, क्योंकि वो मराठाओं से डरता था, लेकिन ऐसा कोई कभी युद्ध नहीं हुआ। बट द नवाब डिमांडेड मनी, लेकिन जो अवध का नवाब था वो उससे मनी मांगने लगा। व्हेन रहमत खान इवेडेड मतलब मना कर दिया। जब रहमत खान ने मना कर दिया, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, तो उसने ब्रिटिश की सहायता से रोहिलखंड पर आक्रमण कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, हु सेंट द ब्रिटिश ट्रूप अगेंस्ट रोहिलखंड। वॉरेन हेस्टिंग ने रोहिलखंड के विरुद्ध अपनी सेना को भेज दिया, और जब ये भेजा तो उसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई कि उसने रोहिल अफेयर्स में जो पॉलिसी अपनाई थी उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स की बहुत बड़ी आलोचना हुई, यानी कि उसकी इस कार्य को बहुत बुरी तरह से नकारा गया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।